जय श्री राम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल और सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेल पढ़ लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, और जो बाकी के न्यूमेरिकल रह गए बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के, वो हम ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स इन सीरीज। तो देखो, सेल्स इन सीरीज के अंदर हमने कुछ इस तरह से दो सेल कनेक्ट कर लिए। ये सेल, इसकी ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको मैं दो तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कितना हो गया R। एक मेथड तो ये होगा, और दूसरा मेथड होगा कुछ इस तरह से। हम इसको पॉइंट A बोल देंगे और इसको पॉइंट B बोल देंगे। वही E1 R1 है और E2 R2 है। मींस जब हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रखा है। क्लियर है? अब देखते हैं, ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसको मैं इधर लगा लेती हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, तो इसको हम बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, है ये इंटरनल। सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको यहां पे लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है। अब सेल्स इन सीरीज कब होती है? जब दो सेल्स का एक टर्मिनल तो कनेक्ट होता है, जैसे इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से हो, या फिर पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से हो जाए, मतलब इस तरीके से। या तो ये ऐसे हो सकते हैं कनेक्टेड, या फिर ये इस तरीके से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। कितनी भी सेल्स हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि एक दो सेल्स का, यहाँ पे सेल्स का एक टर्मिनल तो कनेक्टेड होगा, और उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है वो कंप्लीटली फ्री होगा, ठीक है। जैसे इन दोनों के ये वाले टर्मिनल कनेक्टेड है, ये टर्मिनल कनेक्ट हो गया, और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल फ्री हो गए। यहाँ पे देखो, ये दो टर्मिनल कनेक्टेड है, और ये जो दो टर्मिनल है ये ओपन है, बिल्कुल फ्री है, कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हम सीरीज में बोलेंगे। अब पैरेलल में किसको बोलते हैं? तो देखो, पैरेलल में हम कब बोलेंगे? जब दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गई। इसका ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा, दूसरा टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा। जब सेल के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि सेल्स क्या है, पैरेलल के अंदर है। और अगर इनका एक टर्मिनल ओपन है, फ्री हो गया, ये वाले टर्मिनल फ्री है, और सिर्फ एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो सीरीज में है, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम एक बार सीरीज वाला स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम इसके ऊपर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, अब इसमें हम देखेंगे कि E1 और E2 के अंदर से किसकी वैल्यू हाई है। जिसकी वैल्यू हाई हो गई, दैट मीन्स वही वाली क्या हो गई, सेल डोमिनेटिंग हो गई। तो वही सेल डोमिनेटिंग है, इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो वही वाली करंट की डायरेक्शन होगी जिस सेल की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पे E1 मान लेते हैं कि E1 की वैल्यू ग्रेटर देन है E2 से। अगर E1 बड़ा है तो इसका करंट हमें लेना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि इसका भी तो इधर ही है, ये तो ठीक है, दोनों इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अगर इसका उल्टा हो गया तब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो उस वजह से हम ले रहे हैं कि हमने जो हाई ईएमएफ वाली सेल होगी उसके अकॉर्डिंग हमें करंट के डायरेक्शन को मेंशन करना है। यहां से करंट निकला आई, पूरे सर्किट में देखो फर्क नहीं पड़ता दूसरी सेल के नेगेटिव में करंट एंटर करेगा या पॉजिटिव में। जब हमने एक बार सर्किट ड्रॉ कर दिया तो पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, आई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे भी इसी तरीके से जाता, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे इसका नेगेटिव इधर हो जाता है, जैसे ये ऐसे हो जाता, तब देखो अगर मैं बोलूं E1 ग्रेटर देन है E2 से, E1 ग्रेटर है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इसमें एंटर करेगा। अब देखो उल्टा हो गया ना, पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है, ठीक है।
तो इसी वजह से मैंने कहा कि जो पूरे सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो सेम रखनी है, फिर चाहे बैटरी की पोलैरिटी सेकंड वाले की कैसे भी हो, हमें वही वाली बैटरी की पोलैरिटी लेनी है जो बड़ी है। अगर E2 बड़ा होता तो करंट की डायरेक्शन क्या होती, देखो अगर हमने बोल दिया E2 ग्रेटर है तो करंट अब यहां से निकलता और यहां से एंटर कर जाता। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं। हम मान लेते हैं इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। इधर से हमने चलना स्टार्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सामने आया तो सबसे पहले हमने लिख दिया E1। अब कुछ टीचर इसमें दिखाते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसलिए इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो वो मर्जी है तुम्हारी, तुम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। या तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे गई, जैसे ही हमने एंटर किया यहां से हमें दिखा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे सामने तो उसको पॉजिटिव ले लो। अगर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट करना है तो फिर करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर देना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम यहां से चले, हमने देखा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो E1, फिर जब हम आगे चले तो करंट इस तरफ आ रहा है और हम उस तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो IR1, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को देख रहे हैं तो E2, फिर उसके बाद फिर से करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई IR2, और यहाँ पे प्लस, अब दोबारा से देखो हम उस तरफ जा रहे हैं और करंट इस तरफ जा रहा है तो फिर से नेगेटिव IR। अब टोटल वोल्टेज इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू केवीएल कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे 0 हो गई। अब E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 0। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू नेगेटिव वाली पूरी टर्म उस तरफ ले जाओ, R1 प्लस R2 प्लस R, यहां से I किसके इक्वल आ जाएगा, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। ये आ गया करंट इन द सर्किट जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेट, अब यहां से नेट वोल्टेज कितनी आ गई, E1 प्लस E2, ठीक है। E इक्विवेलेंट अगर मैं यहां से देखूं तो हमारे पास V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। तो यहां से देखो अगर मैंने इधर V को 0 पुट किया हुआ तो E माइनस IR, तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R हो गया यहाँ पे R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 0 नहीं पुट किया। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो एक बार हम इस वाले मेथड से भी देखते हैं। इसमें भी वही है, रेजिस्टेंस इधर लगा लो R1, इधर रेजिस्टेंस लगा लो R2। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला V हम कैसे लिखते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। R2 हो गया, फिर से अगर E1 बड़ा है तो करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, जब इधर से करंट घूम के आएगा तो ऐसे हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर जहां से हम स्टार्ट करेंगे केवीएल अप्लाई करना, अब इसको भी तुम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तुम मान सकते हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा C, तो सबसे पहले तुम अप्लाई कर दो A से C के बीच में, ठीक है। मैं दोनों तरीके से समझा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन बहुत होता है। ये हो गया, तो सबसे पहले VA, जहां से हम स्टार्ट करें, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। जहां से हमने चलना स्टार्ट किया उसके पोटेंशियल को VA मान के इक्वल पुट कर दो, इज इक्वल टू, हम ऐसे जा रहे, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा, उसके बाद करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, हम उस तरफ जा रहे तो माइनस IR1, और इधर पॉइंट C है तो लास्ट वाले पोटेंशियल को ऐड कर दो प्लस VC, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली फिर C से B तक अप्लाई कर दो, ये हो गया C। करंट की डायरेक्शन यही रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी का टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि एक बार जो पूरे सर्किट में करंट रहेगा वही रहेगा। अब C से चले VC, अब हम इसी तरफ जा रहे हैं तो VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 प्लस VB, VC माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, दोनों को ऐड कर दो, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, ऐड करोगे तो E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस
R2। जब दोनों इक्वेशन ऐड करी इतना आ गया, VC से VC कैंसिल, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब इसको देखो VA भी बोल दो और इसको E इक्विवेलेंट बोल दो, माइनस IR इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको तुम डायरेक्ट इधर से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ब्रेक करके सर्किट को ब्रेक करके सॉल्व नहीं करना है तो पूरे सर्किट को सॉल्व कर दो। इधर से देखो हम क्या लिखेंगे, VA इज इक्वल टू, इस तरफ जा रहे हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल E1, करंट माइनस IR1, फिर से पॉजिटिव टर्मिनल E2, करंट अपोजिट है तो IR2। ये देखो यही वाला डेरिवेशन आ जाएगा, और प्लस लास्ट में VB को इस तरफ ले जाओ, VA माइनस VB, दोनों ये आ गया और ये आ गया। इस तरह से सर्किट को ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो और अपना सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बार। ठीक है, तो मैं यहां से इसको रब कर रही हूँ, ये करंट के फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, इसको मैं रब ही नहीं करूंगी, इस वाले पोर्शन को यहां से रब कर रही हूँ बस। देखो अब यहां से हमने क्या ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया, यहां से I की वैल्यू करंट कितनी बन गई, E इक्विवेलेंट, यहां से भी दिख गया हमें कितना बना है, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट कितना बन गया, R1 प्लस R2। तुम सोचोगे कैपिटल R कहां से गया, हमने लोड कनेक्ट ही नहीं किया इसलिए हमने नहीं लिया। ठीक है, ये तो 2 सेल है, अगर बहुत सारी सेल होती तो इधर ऐड करते जाओ। ठीक है, अगर हमने बोल दिया फिर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू सो ऑन, तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल बन जाएगा, अगर n सेल्स सीरीज में n सेल हमने कनेक्ट कर दिया तो कितना बन जाएगा, n एप्सिलॉन। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में, n R हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कितना बन जाएगा, करंट बन जाएगा इधर n एप्सिलॉन डिवाइड बाई n R। ठीक है, सिंपल। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे ए बी के अक्रॉस तो प्लस R हो जाएगा। ये हो जाएगा अगर सारी सेल्स सीरीज में है, सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में इस तरीके से है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से है, फिर उसका नेगेटिव थर्ड वाले के पॉजिटिव से, थर्ड वाले का नेगेटिव फोर्थ वाले के पॉजिटिव से है, इससे है। अगर बाई चांस मान लो तुमने सेल बीच में कोई ऐसे कनेक्ट कर दी, एक सेल को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे n सेल, आगे भी n सेल्स है, हमने एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, एक सेल की पोलैरिटी क्या रिवर्स कर दी है। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे -2 एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब E हो जाएगा। और अगर हम इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर हमने, ये तो एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स किया, एक सेल की बजाय हम मान लेते कि हमने x सेल्स ऐसी ले ली हैं जिनकी पोलैरिटी चेंज हो गई, अब आगे जाके फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे देखो बीच बीच में कुछ सेल ऐसी है जो इस पैटर्न को ब्रेक कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x सेल्स ऐसी है जिनकी पोलैरिटी है वो चेंज हो गई है, पोलैरिटी चेंज हो गई तो इधर रख दो 2xe। तब उस सर्किट के अंदर हम इस फॉर्मूले से करंट निकाल सकते हैं या फिर नेट ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो एक बार। हो गया? अब देखो, अगर हम बोल देते हैं कि एक बार हम पोलैरिटी को रिवर्स करके देख लेते हैं, ये एक सेल है, इसको कुछ, चलो मान लो ऐसे ही मान लो, इसको नेगेटिव बोल दो और इसको पॉजिटिव। ठीक है, E1 R1 E2 R2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हो गया VB और ये हो गया VA। अब की बार फिर हमने बोल दिया कि E1 की वैल्यू ग्रेटर देन है E2 से, E1 ग्रेटर है तो इसका मतलब डोमिनेटिंग होगी, तो करंट इसकी वजह से फ्लो करेगा, इसका पॉजिटिव इधर है तो इधर से निकलेगा, E1 बड़ा है इसलिए। अगर E2 बड़ा होता तो करंट इधर से निकलता, अब इधर से निकला है तो इसका मतलब यहां से एंटर करेगा। ठीक है, देख लिया होगा इधर करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रही है, तो इधर लगाओ VA इज इक्वल टू कितना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल E1, हम इसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो IR1, इधर फिर -E2, करंट की ओर हमारे अपोजिट है तो
माइनस आई R2 और प्लस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और इधर से I कॉमन ले लो R1 प्लस R2। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सारी सेल्स सीरीज में है या बीच में पोलैरिटी चेंज कर रही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इसी तरीके से रहने वाला है, बट उसकी EMF चेंज हो रही है। पहले E1 प्लस E2 थी क्योंकि इस तरीके से कनेक्टेड थी, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, इस तरीके से। और अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, पोलैरिटी चेंज हो गई, दूसरे का पहले की नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है दूसरे के नेगेटिव से, इस तरीके से जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई सेल की, ईएमएफ क्या हो जाएगी, सेकंड वाले की नेगेटिव, इसकी ईएमएफ क्या हो गई, अपोजिट हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट ईएमएफ इतनी आ जाएगी। क्लियर है? और इसी तरीके से हम बोल रहे एन सेल कनेक्टेड और उसमें से एक्स अगर रिवर्स पोलैरिटी की है तो करंट का फॉर्मूला ये बनने वाला है, और नेट ईएमएफ भी इधर से निकालो, नेट ईएमएफ इसके इक्वल हो जाएगी NE माइनस 2x। कर लोगे सेल्स इन सीरीज। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल के अंदर हमने देखा सेल के दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दो सेल्स ले ली, इसकी EMF E1 है, इसकी E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो ये यहाँ पे R2 हो गया। ठीक है, अब ये मत सोचना पैरेलल के अंदर तो वोल्टेज सेम होगी, ये EMF है इसकी, और वोल्टेज हम अपनी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा हमारा। ठीक है, ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो सेम होगी, और उस वोल्टेज का नाम हमने दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब अप्लाई करो, इसके अंदर भी हमने वही VA से चलना स्टार्ट किया, हम फर्स्ट पाथ से ले रहे हैं। ठीक है, यहां से कोई करंट गया I, पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाएगा, I1 और इसमें गया I2, और हमने बोल दिया I किसके इक्वल हो गया, I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहां से अप्लाई करो, देखो हम जा रहे हैं VA से हमने चलना स्टार्ट किया, तो VA इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें दिखा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज हमने पॉजिटिव ले ली। अब करंट उस तरफ जा रहा है इस तरीके से, इसमें I1 जा रहा है और इसमें I2 जा रहा है, और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन भी इस तरफ जा रहे हैं। करंट की और हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो हमने क्या ले लिया, E1 प्लस, ठीक है, हाँ क्यों गलत होगी, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो करंट तो इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इस तरीके से होगी I1, और यहाँ पे भी इसके अपोजिट लिखो I1, टोटल करंट हो गया I। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में, क्योंकि बैटरी का साइन नहीं देखा ना हमने, ऐसे ही करंट के डायरेक्शन बना दिए, इधर से कोई करंट आ रहा होगा I, वो दो में डिवाइड हो रहा, I1 I2, नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा, पॉजिटिव से यहाँ से एग्जिट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। ठीक है, कर लोगे। अब यहाँ से देखो हम ऐसे ही जा रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे गए, करंट ऐसे गया, तो I1 R1 हो गया। ठीक है, और प्लस VB, क्योंकि B पे आके हम लोग गए, फाइनल वोल्टेज हमने ऐड कर दी। अब VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। सिमिलरली नीचे वाले वोल्टेज लगा दो, नीचे वाले इसमें सेकंड वाली ब्रांच में VA माइनस VB किसके इक्वल होगा, E2 माइनस I2 R2। अब देखो VA माइनस VB ये तो इक्वल है, वैसे भी हमें पता है पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है, इसको मैं V बोल दूं, दोनों को V वोल्टेज होगी, तो मतलब वोल्टेज सेम है। अब इसको हम आगे सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि पैरेलल के अंदर करंट जो होता है वो सारी ब्रांचेस के अंदर ऐड होके नेट करंट बनता है। तो मैं इधर से अगर I1 निकाल लो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। ठीक है, हो गया होगा क्लियर। I1 R1 को लेफ्ट साइड ले गए, V को हमने राइट साइड ले आए, हो गया। इसी तरह I2 करेंगे तो E2 माइनस V डिवाइड बाई R2 आ गया। ठीक है, अब I1 I2 को इधर पुट कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाई
R2। क्लियर है? अब E1 R1, E1 वाली टर्म इकट्ठा कर लो, E2 R2 और माइनस V डिवाइड बाई R1 माइनस V डिवाइड बाई R2 और इधर है हमारे पास I, सिंपल। क्लियर है? अब इधर देखो, एलसीएम ले लो फर्स्ट टू टर्म्स का, R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, अब यहां से माइनस V कॉमन ले लो तो अंदर बच गया R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो R2 प्लस R1, ये बन गया। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तुम देखो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें तो ये था ना V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यही फॉर्मूला था, लेकिन इसमें तो इस तरफ I है, हमें चाहिए V, तो V वाली टर्म एक साइड में करो। अब ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ ले आओ, V R2 प्लस R1 R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस आई, इधर तक कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ V चाहिए, हमें एक्स्ट्रा R चाहिए ही नहीं, तो ये जो पूरी टर्म है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, या फिर ये बोल दो कि पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई कर दो या बोल दो इस पूरी टर्म को हम उस तरफ ले जाएंगे, जो यहाँ पे वही बनेगा अभी भी। अगर मैं इस टर्म में जो डिनोमिनेटर में उस तरफ गया तो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, तो एक तरह से ये पूरी टर्म गायब होके इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई। क्लियर? ठीक है। अब देखो v इज इक्वल टू, अब ये जो पूरी टर्म है ये I के साथ भी मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी, ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे वाली देखो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, नीचे ये टर्म एज इट इज रह गई, और जब I के साथ हम करेंगे तो I में तो ये पूरी टर्म एज इट इज ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ये बन गया हमारे पास, यही तो हमें चाहिए था, v इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहां से देखो E इक्विवेलेंट कितना बना है, E इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, क्लियर है? ये हो गया। अब R इक्विवेलेंट हमें पता ही है, R इक्विवेलेंट पैरेलल में तो कितना होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इस तरह से जितने भी वोल्टेज, जितने भी करंट रेजिस्टेंसेस तुम्हें लेने हैं ले सकते हो। इतना समझ आ गया? अब यहाँ पे देखो E1 के साथ R2 है, E2 के साथ R1 है और नीचे इनका रेजिस्टेंसेस का रेशियो है। यहाँ से एक चीज और है, अगर हम E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट कर दे तो, E इक्विवेलेंट के डिवाइड में R इक्विवेलेंट कर दे तो सिंपली आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस जितनी भी चाहिए E3 बाई R3 सो ऑन, चलते चलो, ठीक है। इस तरीके से तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, ईएमएफ को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला E बाई R1 E2 बाई R2 ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का नहीं है, ये फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। क्लियर है? सॉल्व हो गया सेल्स इन पैरेलल, समझ में आ गया पैरेलल में किस तरीके से होगी, कर लेना। इसमें भी वही है। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, जब बहुत कुछ सेल्स सीरीज में होंगी, कुछ सेल्स पैरेलल में होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने ले लिया ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4, सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, जो किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और उनके रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी के रेजिस्टेंसेस भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमने देखो सीरीज में कनेक्ट कर लिया और एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल में कनेक्ट कर दिया है R। अब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है तो जो करंट आएगा वो इस तरफ आएगा। सबसे पहले इधर हम निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट के अंदर हमने नेट रेजिस्टेंस देखा।
अब देखो इतनी सारी सेल्स है, सीरीज में हमने मान लिया n सेल्स है, ठीक है, तो सभी के रेजिस्टेंस भी होंगे। अब सभी के रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, एन आर, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरीके से होंगे। और रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो एन आर हो जाएंगे, नेट रेजिस्टेंस एन आर, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस हो गया आर। एक तरह से हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो सर्किट है ना कुछ इस तरीके से होगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये सारों का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया एन आर प्लस आर, ठीक है। नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ किसके इक्वल होगी, अब हमें पता है सारों की पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सोन सभी को ऐड करते जाएंगे ना ई एन तक, क्योंकि एन सेल्स है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई, तो एन ई, ठीक है। अब इसमें से जो करंट निकल रहा होगा वो करंट किसके इक्वल होगा, करंट इज इक्वल टू V बाई आर होता है ना, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है एन ई, रेजिस्टेंस कितना है एन आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गया हमारे पास करंट, ठीक है, करंट इन द सर्किट। अब देखो इस पे स्पेशल केसेस अप्लाई करने, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस के अंदर मान लेते हैं कि जो हमारा लोड है आर की वैल्यू है वो स्मॉल है, बहुत स्मॉल है एन आर के कंपैरिजन में। मतलब ये लगा लो कि हमने 20-25 बैटरी का यूज करके एक स्मॉल 0 वाट का बल्ब हम यूज कर रहे हैं ग्लो करवाने के लिए लोड के रूप में, तो इसका मतलब आर की वैल्यू तो बहुत स्मॉल हो गई ना। अगर बहुत स्मॉल है तो इस डेरिवेशन में इसको कैंसिल कर दो, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो इस केस में आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एन आर, एन से एन कैंसिल, ई बाई आर। तो देखो ये जो ई बाई आर करंट है वो तो सिर्फ 1 सेल का करंट है, और हम कितनी सेल्स लगा रहे सीरीज में, एन सेल्स लगा रहे। हम बोल रहे हैं कि हमने 100 बैटरी यूज कर ली एक बल्ब को ग्लो करवाने में, लेकिन उस बल्ब को ग्लो तो एक ही बैटरी करवा सकती, फिर वो जो 99 बैटरी है उनका क्या यूज, वो तो वेस्टेज हो गई ना इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमारा लोड बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें कोई फायदा नहीं होगा, और करंट जो है हमारा मिनिमम मिलेगा। इस केस में करंट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इसकी बजाय अगर हम उल्टा कर दे, हमने सीरीज में बैटरी तो लगाई है बट हमने लोड बहुत हाई फाई लगा दिया, ठीक है, हीटर यूज कर लिया हमने या फिर फ्रिज यहाँ पे एसी वगैरह यूज कर लिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी, लोड ग्रेटर हो गया, तो उस केस में करंट किसके इक्वल होगा, अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये हो गया ये। तो मतलब अब क्या हो गया, करंट हमें मिलेगा मैक्सिमम, इस केस में करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा करंट मिले, बहुत ज्यादा करंट मिले और बैटरी सेल्स को या बैटरीज को हम सीरीज में लगाएं, तो बहुत ज्यादा करंट पाने के लिए हमें बहुत बड़ा लोड लेना पड़ेगा, बहुत हाई फाई रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। हो गया, इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट है हमारा, इसी तरह हमने पैरेलल में लेना है, ठीक है। अब पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, नेट ईएमएफ। पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम होगी, सभी की ई है तो ई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आर इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही होगी पैरेलल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस तो कैसे कनेक्ट हो रखे थे पैरेलल में, पैरेलल में रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, और इस तरह से आर एम। पैरेलल में जो हमने सेल्स लिए वो एम सेल्स लिए, एम की वैल्यू एन के इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस एम सेल्स है। एक तरह से एम क्यों लिया, एन क्यों नहीं लिया, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि सीरीज में एन लगी, सीरीज वाले को एन बोल दो। क्यों, तब क्योंकि जब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन से वाला एन है, इसलिए,
ठीक है। अब आर एम सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इधर देखो कितना हो जाएगा ये m डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया r बाई एम, m बाई आर, तो r इक्विवेलेंट आया है ना, और r इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, पलट दो r बाई एम। ठीक है, तो यहां से नेट रेजिस्टेंस अब कितना हो गया r बाई एम, सीरीज में है तो ऐड कर दो। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं आया होगा। ठीक है, अब करंट देखो, नेट करंट इन द सर्किट कितना होगा, ईएमएफ ई आर बाई एम प्लस आर, एलसीएम ले लो, आर प्लस एम आर, और डिवाइड में एम है वो ऊपर चला गया, तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला बना वो बन गया ये वाला, एम एप्सिलॉन दिस टर्म। ठीक है, अब इसके स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस वही रहेंगे अगर आर की वैल्यू हमारी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, स्मॉल आर के कंपैरिजन में, मतलब आर की वैल्यू बहुत स्मॉल है, अगर आर स्मॉल है तो आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, कैपिटल वाला आर स्मॉल है, इसको नेग्लेक्ट करो, एम एप्सिलॉन डिवाइड बाई आर। ठीक है, सेकंड केस और साथ में लिख लो, अगर आर ग्रेटर देन है आर से, बहुत ज्यादा बड़ा है आर की वैल्यू, स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर दो, तो एम एप्सिलॉन डिवाइड बाई एम आर, तो कितना बन गया ई बाई आर। तो देखो ये जो करंट है ये तो लगभग 1 साल के जितना करंट है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे करंट क्या मिला, मैक्सिमम मिला, देखो इन दोनों केसेस में, इसमें अगर आर स्मॉल था तो मिनिमम करंट मिला, और अगर इसमें आर स्मॉल है तो मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो मतलब अगर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो लोड जितना स्मॉल होगा उतना हाई करंट हमें मिलेगा, और अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो लोड को बड़ा रखो। ठीक है, आर की वैल्यू अगर स्मॉल है, आर स्मॉल होगा तो करंट स्मॉल हो जाएगा, और पैरेलल में अगर आर स्मॉल है तो करंट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़नी है। मिक्स्ड ग्रुपिंग मींस बहुत सारी सेल्स हमारी सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी। सीरीज में कितनी सेल्स है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से n सेल्स है सीरीज में है। ईएमएफ E1 R1 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हम मान के चलेंगे वही आइडेंटिकल है, दैट मींस E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, सभी की वैल्यू सेम होगी, और इसी तरह सभी के रेजिस्टेंसेस की वैल्यू भी सेम होने वाली है। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर एक सेल बन गई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बार मैं बना लेती हूँ। देखो बहुत सारी सेल सीरीज में है तो ईएमएफ कितनी होगी, सीरीज में सभी को ऐड कर दो, सेम पोलैरिटी की है तो एन ई, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर। इसी तरह यहाँ पे भी एन ई रेजिस्टेंस एन आर, ईएमएफ एन ई रेजिस्टेंस एन आर। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो सेल्स हैं टोटल, यहाँ पे मैंने 3 ही ब्रांच शो की हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 ब्रांचेस नहीं है, ये एम ब्रांचेस है। ठीक है, कितनी ब्रांचेस है, ये एम ब्रांच है। हमने कितनी शो की है, 3 शो की है, 3 नहीं है, एम ब्रांचेस है। तो इस यहाँ पे देखो एम ब्रांचेस भी लगा देंगे तो भी नेट ईएमएफ कितनी रहेगी पूरे सर्किट के अंदर, नेट ईएमएफ, क्योंकि सीरीज वाली ऐड हो सकती थी, ऐड होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, तो नेट ईएमएफ रहेगी एन ई। नेट रेजिस्टेंस देखो, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, अब हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पैरेलल में सबसे पहले जो एम ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है उनको लिखो, फर्स्ट ब्रांच का एन आर, सेकेंड का एन आर, थर्ड का एन आर, फोर्थ का एन आर, इसी तरह कितना आएगा 1 बाई एन आर, और ये कौन सी वाली है, mth जो लास्ट ब्रांच है। ठीक है, अब तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे एन आर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम्स 1 आया, m टाइम्स, क्योंकि m ब्रांच है ना तो m टाइम्स, m डिवाइड बाई एन आर, तो r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, एन आर डिवाइड बाई m। मतलब अगर मैं इस पूरे सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं
तो ये आ जाएगा NE, और ये जो रेजिस्टेंस है वो बन गया NR डिवाइड बाई M, और ये R। ठीक है, अब नेट रेजिस्टेंस NR डिवाइड बाई M प्लस R, सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड होगा, एलसीएम ले लो, M NR प्लस MR, ये रेजिस्टेंस बन गया। करंट कितना बन जाएगा, अब करंट N एप्सिलॉन और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस NR प्लस MR, और डिवाइड में जो M है उसको ऊपर ले जाओ, ये बन गया NM एप्सिलॉन या E डिवाइड बाई NR प्लस MR। इतना समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, हो गया होगा क्लियर। देखो वो वाला पार्ट रब कर दूं, ठीक है, M ब्रांच है, समझ गए होगे। अब इधर देखो, अब हमें इसके स्पेशल केसेस देखने हैं, बट इसके स्पेशल केसेस इतने इजी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट कैंसल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि m और n की वैल्यू पता नहीं कितनी दी मिलेगी, तो वहां पे इस वजह से हम इनको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि r स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, r कैपिटल R स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो इसकी कंडीशन निकालनी पड़ेगी। हम क्या निकालते हैं इसके अंदर, हमें चाहिए होता है मैक्सिमम करंट, क्या चाहिए होता है हमें, मैक्सिमम करंट चाहिए होता है, और मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब हमारा इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है NR प्लस MR मिनिमम होगा। क्लियर हुआ, इजी सा तो है, करंट मैक्सिमम कब, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम, तो ये वाली टर्म हमें मिनिमम बनानी है, और वो मिनिमम कब बनेगी, क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझते, बस इसमें यही पॉइंट है एक मेन समझने का, बहुत अच्छा खासा, जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, वरना तो पूरा टॉपिक इजी है। NR प्लस MR को हमें बनाना है मिनिमम, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, NR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट MR का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये पूरी टर्म एज इट इज बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें हमने ट्वाइस ऑफ NR और MR सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सेम टर्म को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इसी टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया और इसी टर्म को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी मिनिमम, ठीक है। अब यहां से इसको मैं, इस पूरी टर्म को एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इसको मैं NR माइनस अंडर रूट MR का होल स्क्वायर और प्लस में ट्वाइस ऑफ, अंडर रूट को एक लिख लो, MNR इज इक्वल टू मिनिमम, ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्ट हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट किया जो मैथ्स में करते। ये पूरी टर्म मिनिमम कब होगी, ये पूरी टर्म मिनिमम तब होगी जब स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाए, क्योंकि देखो ये पूरी टर्म मिनिमम कब हो सकती है, अब ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इस टर्म का स्क्वायर चाहे मैं कुछ भी लूं, अगर इसके अंदर नेगेटिव भी बन गया तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव आके इसको इसके अंदर ऐड होके हमें कुछ ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब हम इस पूरी टर्म को 0 पुट कर दें, तो इसको 0 पुट करने का मतलब हो गया NR माइनस अंडर रूट MR, इस पूरी टर्म के स्क्वायर को 0 पुट कर दो, स्क्वायर को 0 पुट कर दो, दैट मीन्स ये पूरी अंदर वाली टर्म भी 0 होगी, अंदर वाली टर्म 0 होने का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों साइड अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर दो, या फिर बोल दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो NR इज इक्वल टू MR, तो यहां से R इज इक्वल टू NR डिवाइड बाई M। तो एक तरह से जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है कैपिटल R, अगर उसकी वैल्यू हम इतनी रख दें NR डिवाइड बाई M, तो हमें इस सर्किट के अंदर कितना करंट मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। हमें यही तो निकालना है कि सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब हम लोड को ज्यादा लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा लेते हैं। पैरेलल में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल लिया है, और हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग में कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी NR डिवाइड बाई
m। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट हो रहा है, देखो हो गया होगा। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और मिक्स्ड ग्रुपिंग में कनेक्ट करते हैं, जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम वोल्टेज को मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरेलल में करंट को मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, और मिक्स्ड ग्रुपिंग को हम मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स का टॉपिक है तुम्हें अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, तब तक इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर जो भी रहते हैं उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं।